हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन क्लास 12 का इवोल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी से नीट के लिए रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर पूरे जो वीडियो रहेगा अपन एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे बिकॉज मुझे पता है एनसीईआरटी में बहुत घुमा के चीज़ें दी हैं। एक एक लाइन क्लियर करने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है कभी कभी पढ़ने में। सो आई ट्राई कि वो तुम लोगों के लिए इजी हो जाए एंड एक एक वर्ड एक एक लाइन तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की कि किस तरीके से हमारी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। सो अगर उस चीज़ की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। कई आपके रीजनल बेसिस पे दी गई है, कई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिए, कई सिर्फ थ्योरीज दी हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है या हुआ होगा। ठीक है। लेकिन फिर बाद में जाके एक एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ जिससे कि एक पहले तो वो थ्योरी थी, ठीक है, फिर बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट ने आपके उस थ्योरी को प्रूफ किया कि भाई ये जो थ्योरी है ये हो सकता है उस टाइम पे ऐसा हुआ हो एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। तो अपन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर आज की लेक्चर में। Okay, so when we look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in a time. So actually में क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप जो स्टार्स देखते हो ना, तो वो जो स्टार्स जब आप देख रहे हो वो एक्चुअल में बहुत मिलियन टाइम्स पहले से चलती हुई रोशनी आपके पास दिख रही है। मतलब जो अभी जो प्रेजेंट में स्टार्स आप देखोगे वो कई मिलियन साल पहले प्रेजेंट थे। मिलियन तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, कुछ साल पहले प्रेज़ेंट थे जो कि अब आपको दिख रहे हैं। ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? सो स्टेलर डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हम लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं। ठीक? What we see today in an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometer away and reaching our eyes now। मतलब अभी हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में हम पास्ट की चीजें देख रहे हैं। मतलब ये आज से कुछ बहुत साल पहले ये सारी चीजें हो चुकी हैं जो कि अब हमें प्रेजेंट में दिख रही है, क्योंकि जो यूनिवर्स का डिस्टेंस है और जो हमारे देखने का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो लाइट हैज़ टू ट्रेवल सो मच ऑफ डिस्टेंस कि अपन उस पर्टिकुलर चीज़ को देख पाए। जब तक वो जो लाइट है, जो उसकी इमेज है हमारे आईज़ तक पहुँचती है, तब तक वो चीज़ जो है वो डिसअपियर हो चुकी है। तो हम पास्ट देख रहे हैं एक्चुअली में, नॉट द प्रेज़ेंट। ठीक है? इस लाइन का मतलब ये है। However, when we see object in our immediate surroundings, we see them instantly and hence it in the present time. बट वो हमें अभी दिख रही है तो हम उसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि यार ये तो अभी दिख रही है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। Therefore we see when we see stars we apparently are peeping into the past। तो जब हम स्टार्स को देख रहे हैं ना, तो ये समझना चाहिए कि हम बहुत पुराना कोई एक तारा देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सालों पुराना एक तारा देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत सालों पहले जिंदा था, जो अब प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उसकी जो इमेज है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अपने आप में लाइफ का ओरिजिन एक ऐसा इवेंट है जो कि बहुत चमत्कारी है, बहुत यूनिक है। इसके लिए अभी तक भी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि जिसे हम बिल्कुल स्टार मार्क बोल सके कि नहीं, यही एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें बता सकता है कि एक्चुअली में ऐसा ही हुआ होगा पहले। ठीक है। वी आर ऑन दी की डिल्यूजन्स की हाँ ये चीज हो सकती हुई होगी। ठीक है, इस वाली टर्म में है। द यूनिवर्स इज वास्ट। हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो बहुत वास्ट है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पीक। मतलब एक छोटा-सा अंश है, एक अर्थ जो है वो एक छोटा-सा कण के बराबर है। ठीक है? इतना बड़ा यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स की एज क्या है? सो यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड। इट्स ओल्ड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है? 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है? नाउ ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ द गैलेक्सीज़ कंप्राइजेस द यूनिवर्स। अब हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हिंदी में हम इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी हो गई।
ऐसी कितनी गैलेक्सीज़ मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ होंगी जिनकी वजह से यूनिवर्स जिनको मिला के यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? गैलेक्सीज़ में क्या प्रेज़ेंट होते हैं? स्टार्स प्रेज़ेंट होते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैसेस प्रेज़ेंट होते हैं, डस्ट प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, मतलब वही कि अगर हम यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि जो हमारे रेत का जो छोटू सा कण होता है ना, सिर्फ उतने बराबर हमारा अर्थ है, ठीक है? इतना बड़ा है। नाउ द बिग बैंग थ्योरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है वही बताती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ या कैसे उसका ओरिजिनेट हुआ। सो इट्स ऑल लाइक कि एक बहुत बड़ा गैस का एक्सप्लोजन हुआ था, इतना बड़ा कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट्स एन अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन इन फिजिकल टर्म, मतलब आप उसे इतना भी इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि उसकी तरह गैस फूट गई, ये सिलेंडर जब होता है, जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो उसकी तरह कुछ हुआ, एक्चुअल में नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा भयंकर एक्सप्लोजन था वो, ठीक है? जिसकी वजह से सारा जो गैस था वो बिखर गया और बहुत सारे गैलेक्सीज़ में कन्वर्ट हो गया, जहाँ बहुत सारी गैलेक्सीज़ ऐसे कंडेंस हो गई, कहीं कंडेंस हो गई, ठीक है? इस तरीके से कंडेंस हो गई, बहुत सारी ये गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हो गया इन यूनिवर्स इटसेल्फ। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर कम्स डाउन। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है? जैसे ही बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, अब इस टाइम पे हीट तो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, तो अब ये जो गैसेज़ है, अब एक्चुअल में हमारी अर्थ, हमारा यूनिवर्स बना किससे? गैसेज़ से, डस्ट पार्टिकल से, ठीक है? सो जैसे ही ये गैस फैली, पूरे यूनिवर्स बना, ठीक है? और इसका जो टेम्परेचर था वो नीचे आ गया, ठीक है? कम हो गया टेम्परेचर। नाउ हाइड्रोजन and helium formed sometimes later. One of the very important gas जो कि आपको इनिशियली देखने को मिलती है, यही गैस आपको सन और स्टार्स में भी देखने को मिलती है। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर formed sometime later. द गैसेस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन, अब एक्चुअल में ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारी गैसेस एक तरफ अपने इकट्ठे होना चालू हो गई, कंडेंसेशन चालू हो गया, जिसकी वजह से गैलेक्सीज बनी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। नाउ इन द सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कब बोल रहे हैं? आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन में बात हो रही है, तो ये जो ईयर है ये याद रखना। इन टर्म्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। सो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, जब इनिशियली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। ये लाइन एज इट इज उठ के ऑप्शन में आई है इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन में, ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है। अर्ली अर्थ पे जब जस्ट अर्थ बनी ही बनी थी, ठीक है? तो वहाँ पर किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं था। इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि जब आप एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको देखते हो, ऑल्दो उनके ऊपर हल्के-हल्के जो रोएदार बाल होते हैं उनके सर पे, बट अगर आप एक कंपैरिज़न करो उनके अभी के बाल और जब वो 2 टू 3 इयर्स के हो जाते हैं और जब वो बहुत न्यूबॉर्न रहते हैं, तो कंपैरिज़न करो कि उनके बाल नहीं होते। ठीक है? सो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में जब सॉरी जो हमारी अर्थ थी जब वो इनिशियली बनी थी तब उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं था। उसके ऊपर जो हमारे आज लेयर्स प्रेज़ेंट हैं वो नहीं थी। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है। नाउ वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार पूछा गया है इन गैसेस के बारे में। सो प्लीज इसे याद रखना। कौन कौन सी चीजें थी? वाटर वेपर थी, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी। रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस, अब वो जो गैस का एक्सप्लोजन हुआ है और फिर उन गैसेस का जो कंडेंसेशन हुआ था ग्रेविटी के अंदर, ठीक है? तो एक्चुअल में उनके पास उन गैसेस में ये वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया भी प्रेजेंट थी, जो कि आपके बेसिकली जो हमारा मोल्टन मास को मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस था उसको कवर कर रही थी।
अब सन था, सन के पास क्या प्रेजेंट है? यूवी रेज। सो द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप द वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये जो वाटर वेपर था, उसके अंदर जो H2O, अब वाटर वेपर तो H2O का ही बनेगा, ठीक है? तो उसने क्या किया, जो हमारे यूवी रेस थी, जो H2O था, उसने जो यूवी रेस थी, उन्होंने इस वाटर को तोड़ा इनटू द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ठीक है? और बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइटर हाइड्रोजन था वो एस्केप्ड हो गया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी पूछी जा चुकी है, ठीक है? और ये जो ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रिलीज हो गई आपस में, ठीक है? अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लाइटर वेट का है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये तो हवा में उड़ गया, फुर हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन था, इसने मीथेन के साथ कंबाइन किया। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है। मीथेन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है? और एक ओज़ोन लेयर का भी फॉर्मेशन किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है, लेयर बनाने की प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले अर्थ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेज़ेंट नहीं था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेम्परेचर नीचे आता जा रहा था, कम होता जा रहा था, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अर्थ सरफेस के पास आना शुरू हो गई थी। ठीक है? अब हाइ वाटर वेपर में हाइड्रोजन और वाटर दोनों, सॉरी, वाटर वेपर में वाटर प्रेज़ेंट होता है, तो वाटर को तोड़ा यूवी रेज़ ने, जो कि सन से आ रहा था, जिसमें से जो लाइटर वाला था हाइड्रोजन, वो निकल गया, और ये जो ऑक्सीजन था वो मीथेन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया उसने, ठीक है? एंड ऑल्सो ओज़ोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से ओज़ोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से अर्थ का जो ऊपर का जो सतह थी, वो ओज़ोन लेयर से भी सतह तो नहीं बोलूँगी, बट जो उसका ऊपर का जो एटमॉस्फेयर था, उसमें ओज़ोन लेयर का भी एडिशन हुआ, ठीक है? जिसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का है और कम हो गया, क्योंकि अब जो सन की डायरेक्ट लाइट थी वो नहीं आ पा रही थी, थोड़ी-सी रिफ्लेक्ट हो जा रही थी ओज़ोन लेयर की वजह से। सो एज़ इट कूल्ड, अब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, अब जो वाटर वेपर्स थे वो रेन में कन्वर्ट हो गए, और जो बहुत ऊबड़-खाबड़, अब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे गैसेस मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, तब बहुत सारे इस तरीके से डिप्रेशंस भी होंगे, और कुछ फ्लैट जगह भी होगी, कुछ डिप्रेशंस होंगे, कुछ फ्लैट जगह भी होगी। सो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लाइक बहुत सालों तक बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि जो आज आप समुद्र देख रहे हो, वो एक्चुअल में इसी बारिश की वजह से हुआ है, बना है, ठीक है? सो जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, बहुत सारा पानी, जो बहुत सारा वाटर वेपर था, वो पानी बारिश के फॉर्म में इन डिप्रेशंस में फिल हुआ, और आज के ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। अब इन्हीं ओशंस में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? सो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है? मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स बैक। सो लाइफ जो है वो कब अपीयर हुई इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 4 बिलियन साल पहले, ठीक है? और अगर अर्थ के रिस्पेक्टिव में बात करें, तो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि पहले ऐसा माना जाता था कि लाइफ जो है, ये तो अभी मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि ओशन में लाइफ ओरिजिनेट हुई है। लेकिन उससे पहले ऐसा माना जाता था कि लाइफ जो है वो स्पेस से आई है, दूसरे किसी स्पेस से आई है, मतलब सेम प्रोसेस जो है वो कहीं और भी चल रही थी। वहां से उड़ते उड़ते कुछ स्पर्म्स आए, कुछ स्पोर्स आए, जो हमारी अर्थ पे ग्रो कर गए और लाइफ ओरिजिनेट हो गई, ठीक है? कुछ बोलते थे कि ये देवताओं की वजह से हुआ है, ठीक है? भगवान की वजह से हुआ है, ठीक? तो उस तरीके की चीजें भी आपको थ्योरी में देखनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ जो है
पहली ही लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो डिड लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस? न, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि भाई बाहर से आए हुए हैं, जो लाइफ है वो बाहर से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स दो यूनिट्स ऑफ द लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, उन्होंने एक टर्म दिया स्पोर्स, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्पोर्स हैं ये दूसरे प्लैनेट से ट्रैवल करके हमारी अर्थ पे आके बस गए हैं और अब ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। पेंसपर्मिया इज अ स्टिल फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स, तो कुछ अभी भी इस चीज में बिलीव करते थे, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इस चीज में बिलीव करते थे। कौन सी थिंकिंग में? ये जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्हीं के साथ वो थे कि भाई पैंसपर्मिया जो है, इस थ्योरी का नाम क्या था? पैंसपर्मिया। ठीक है, सो वो इस पैंसपर्मिया थ्योरी के अगेंस्ट नहीं, क्या बोल सकते हैं, फेवर में थे। ठीक है ना। कई सालों तक सब लोगों ने यही माना कि नहीं, कहीं दूसरे प्लैनेट से उड़ के ये जो स्पोर्स है हमारी अर्थ पे है और हमें लाइफ मिली, बहुत सालों तक। ठीक है, जब तक कि एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं किया गया। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड द रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉज एंड मड। अब एक तो ये पैंसपर्मिया वाली चीज हो गई, दूसरी थी ये वाली साइंटिस्ट की कि भाई हम नहीं मानते ये वाली थ्योरी पैंसपर्मिया वाली। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो लाइफ है वो सड़े गले पदार्थों में से आती है, मतलब डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से आती है, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एक्ट से देखा था कि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे उन्होंने सड़े गले मोजे रख दिए और काफी गंदी चीजें रख दी। एंड उन्होंने 2-4 दिन बाद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे माउस जो है उनके बच्चे आना शुरू हो गए। अब ऑल ऑफ द सडन कैसे आया उनको नहीं पता, उन्होंने बोला भाई यही सही है। नाउ इसको बोला गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्योंकि उनको नहीं पता बट उसमें से लाइफ अपीयर होगी उनके हिसाब से। सो दैट वाज नोन एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सही करने के लिए भाई उन्होंने बोला कि एक लुइस पास्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने इस थ्योरी को डिसएग्री किया, क्योंकि आपको पता है हर एक साइंटिस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट बैठा होता है। तो यहाँ पे बैठे थे लुइस पास्चर भैया। सो लुइस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने बोला कि एकदम से कुछ नहीं हो जाता, स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं हो जाता। हमेशा एक ना एक चीज पहले प्रेजेंट होती है, उसी से ही चीजें अपीयर हो रही हैं। सो द लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही shows that in pre-sterilized flask life did not come from the killed yeast। उन्होंने बोला कि भाई एक उन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक है, ज्यादा नीचे बन गया, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक उन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक है, और उस फ्लास्क में उन्होंने मरे हुए ईस्ट रख दिए। इसमें क्या रख दिया उन्होंने? किल्ड ईस्ट रख दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि यार किल्ड ईस्ट में से किसी भी तरीके का नया लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक चीज तो डिक्लेयर कर दी कि लाइफ जो है वो आपके किसी मरे हुए जगह से नहीं आती। अब उन्होंने दूसरी चीज क्या करी, और हाँ, इसमें एक चीज़ ये थी कि उन्होंने ये चीज़ ढक के रख दी थी, ठीक है? क्या किया उन्होंने, इस वाले फ्लास्क को ढक के रख दिया और फिर उन्होंने बोला कि किल्ड ईस्ट जो कि ढका हुआ है, उसमें दोबारा से किसी भी तरीके की लाइफ का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरा उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे खोल देता हूँ। तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस अब उनका ये था कि उन्होंने इसको ओपन रखा और अभी भी इसमें किल्ड ईस्ट रखा था। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि इसमें का लाइफ जो है वो प्रेजेंट है, लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो फ्लास्क हवा में प्रेजेंट था, मतलब ढका हुआ नहीं था, वो जो फ्लास्क है उसमें लाइफ
का ओरिजिनेशन होना देखना बन रहा था। ठीक है? तो ये ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑलरेडी एयर स्पेस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेज़ेंट हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर कील्ड ईस्ट ईस्ट में डेवलप कर रहे थे और अपने आप को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक है? सो कील्ड ईस्ट व्हेन इन अनदर फ्लास्क ओपन टू द एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोजेस फ्रॉम द कील्ड ईस्ट। स्पॉन्टेन और इसी थ्योरी से उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। However, it did not answer how the first life came on earth. But उनके इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये नहीं पता चला कि लाइफ जो है कैसे आपकी ओरिजिनेट हुई पहली बार। नाउ अब इतना तो हमारा पूरा समझ में आ गया इस पूरी थ्योरी से लुइस पास्चर की कि पहले से ही एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही लाइफ अराइज होती है, एकदम से कोई लाइफ अराइज नहीं होती। लेकिन हमारे लुइस पास्चर भाई साहब ये नहीं समझा पाए थे कि किस तरीके से हमारी फर्स्ट लाइफ जो है अर्थ पर आई। तो उसको बताने के लिए उन्होंने एक सॉरी नहीं, लुइस पास्चर ने नहीं, दो साइंटिस्ट आए थे, ओपेरन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, प्रपोज्ड द थ्योरी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। प्रपोज दैट द फर्स्ट okay, that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecule. अब पैरन और हाल्डन ये जो दो साइंटिस्ट थे, वो पैरन कहाँ से थे? रशिया से, एंड हाल्डन कहाँ से थे? इंग्लैंड से। सो उनके अकॉर्डिंग ये था कि पहला जो ऑर्गेनिक जो लाइफ है, ठीक है, वो कहाँ से आया होगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या क्या हो सकते हैं वो आपके आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, डीएनए हो सकते हैं, इस तरीके से। And that formation of life was preceded by the chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituents. So basically उनका कहना ये था कि आपके जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हमारे पूरे मॉलिक्यूल यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या ऐसे बोलूँ कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली में नीट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, सो द कंडीशन ऑन अर्थ 21 नहीं तो 20 में पूछा गया, आई एम श्योर। ठीक है, 20 और 21 में पूछा गया है। सो कंडीशन, अर्ली कंडीशंस उन्होंने कौन-कौन सी ली कि हमारे उस टाइम पे हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कर देते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए लो टेम्परेचर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। Now, this is again a very important point. In 1953, एस.एल. मिलर, अब ओपेरन और हेल्डेन ने सिर्फ थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या कि उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, ठीक है, उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। लेकिन जो एस.एल. मिलर थे उन्होंने अपनी इस थ्योरी को, मतलब इन्होंने जो ओपेरन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी, एक्चुअली में एस.एल. मिलर आपके क्या थे, इनके स्टूडेंट थे, ठीक है? सो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्हीं की थ्योरी को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एंड लकीली वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो भी गया। सो 1953 में वेरी इंपॉर्टेंट, एस.एल. मिलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करी लेबोरेटरी में, जो कि अपन अभी ये देखेंगे भी। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन। उस क्लोज्ड फ्लास्क में क्या-क्या प्रेजेंट था? मीथेन प्रेजेंट था,
हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था और वाटर वेपर प्रेजेंट था 800 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जा चुकी है ये भी कि क्या क्या प्रेजेंट है। सो मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। इवन द टेम्परेचर इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें ली और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कराया, उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर। अब उन्होंने क्या किया कि अमाइनो एसिड्स तक का उनका एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया, ठीक है, कि भाई अमाइनो एसिड्स हो रहा है। अब जब बहुत टाइम बाद जब उनके स्टूडेंट्स ने, मतलब एस एल मिलर के स्टूडेंट्स ने वही एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि भाई आगे शुगर्स भी डेवलप हो रही हैं, नाइट्रोजन बेसिस भी डेवलप हो रहे हैं, पिगमेंट्स भी डेवलप हो रहे हैं, फैट्स भी डेवलप हो रहे हैं। सो एनालिसिस ऑफ द मीटियोराइट कंटेंट। अब अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे कई एरियाज में अर्थ के शायद मेटेओराइट्स या फिर आई एम नॉट श्योर कि मेटेओराइट्स गिरे हैं कि कहीं से एक्सपेरिमेंटली आए हैं, ठीक है, उनके जो सब्सटेंसेस है वो लिए हैं। सो मेटेओराइट्स के कंटेंट्स भी हमारे पास हैं। सो हम लोगों ने उनके भी जो जो उनके कंपाउंड्स है वो किस चीज़ से बने हैं, ठीक है, वो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखे एंड यही सेम कंडीशंस हमने पाई कि भाई उसमें भी शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। जिसका मतलब ये था कि यही सेम प्रोसेस कहीं और गैलेक्सी में चल रही है अभी भी। So with this limited evidence, the first part of the conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted. फिर बाद में लोगों ने जाके, साइंटिस्ट ने जाके ये चीज एक्सेप्ट करी कि नहीं, हो सकता है हम लोग इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है अर्थ पर बनी होगी। सो केमिकल, इसको ही बोला गया केमिकल इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, आपके अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे चलते हैं। सो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से कि सेल्फ एक अपने आप में रेप्लिकेट करने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ। सो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। तो अर्थ कितने साल पहले बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स बैक। लेकिन फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपेयर हुई? 3 बिलियन ईयर्स बैक। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आरएनए जिसके मतलब कंटेंट हो सकता है, प्रोटीन कंटेंट हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है। These capsules reproduce their molecular. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. तो पहला तब नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि हो सकता है 3 बिलियन ईयर्स बैक ओरिजिनेट हुआ हो, लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो हो सकता है ओरिजिनेट हुआ हो 2000 मिलियन ईयर्स पहले। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। Okay, these were probably a single cells. All life forms were in water environment only. Again, a very important point, as I have said earlier, कि water जो है वो ही आपका actual में ऐसा environment है जहाँ पर ये सारी चीजें present या originate हुई थी। This version of the biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. यही जो process थी biogenesis की, biogenesis मतलब formation of the life की, बहुत सारे scientists ने accept करी थी। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of the today is the fascinating story that we'll discuss below. So basically,
अ, ऐसा माना जाता है कि कहीं पे आरएनए प्रेज़ेंट था, कहीं पे कुछ प्रेज़ेंट था, इन सब ने आपस में कोलाइड किया, कोलैबोरेशन किया और एक मॉलिक्यूल का फ़ॉर्मेशन किया। धीरे-धीरे करके और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने आपस में कोलाइड करते गए और एक ऑर्गेनिज़्म का उन्होंने, एक सेल का उन्होंने, कैप्सूल का उन्होंने फ़ॉर्मेशन किया। ठीक है? So this is the experiment which was done by S.L. Miller and this is also known as Miller's experiment. तो उन्होंने एक आपके फ्लास्क में ये सारी गैसेस भरी, इलेक्ट्रोड्स लिए, स्पार्क डिस्चार्ज कराया और इसमें एक ऐसा कंटेंट था जिसके आप वाटर को अंदर भेज सकते हो एक्सपेरिमेंट में और उसको बाहर भी निकाल सकते हो। ये कंडेंसर है बेसिकली, ठीक है? और जब आपने बॉइलिंग वाटर में देखा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आरएनए देखने को मिला, ठीक है? फिर और आगे जब बढ़ा तो शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिले, पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिले, ठीक है? पिगमेंट्स देखने को मिले, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये यूजुअली जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि ये इधर क्या प्रेज़ेंट है, ये क्या चीज़ है, इस तरीके से। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डायग्राम। सो अगर ये पूरा जो यहाँ तक अपन ने आज पढ़ा है वो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।